नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। उत्तराखंड में 79,000 से ज्यादा बालिकाओं को मिला नवरात्र का तोहफा। खाते में आए 323 करोड़ रुपए। रामनगर नहीं, नैनीताल होगी नीति आयोग के उपाध्यक्ष संग धामी कैबिनेट की बैठक। मॉडल स्टेट बनाने पर होगा विमर्श। बार बार बेसुध हो रही दुखी मां, होश आने पर बोल रही बस एक बात, एक बार फिर मेरी अंकिता जल्दी आएगी। एक सप्ताह चला वर्षा का दौर, फिलहाल थमा। भूस्खलन के कारण गंगोत्री धाम यात्रा बाधित। सिंचाई विभाग ने बाढ़ से बचने नहर और गूलो मरम्मत के लिए सरकार से मांगे 40 करोड़। शारदीय नवरात्र के पहले दिन सोमवार को सरकार ने बालिकाओं को सौगात दी। इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की नंदा गौरा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 79,000 बालिकाओं को उनके बैंक खाते में 323 करोड़ रुपए की धनराशि डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बालिकाओं के भविष्य को उत्कृष्ट व उज्जवल बनाने को सरकार संकल्पित है। सरकार के हर संकल्प को पूर्ण करने में बेटियों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बेटियों के सम्मान को सरकार का सम्मान बताया। साथ ही कहा कि बेटियों का अपमान सरकार का अपमान है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि नंदा गौरा योजना बालिकाओं के सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के मार्ग पर ले जाती है। मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में धनराशि हस्तांतरित करने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बेटियां आज अपनी मेहनत व परिश्रम से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हमें जीवन में विकल्प रहित संकल्प के मंत्र के साथ सपनों को साकार करने में जुट जाना चाहिए। अंकिता हत्याकांड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार अंकिता के स्वजन के साथ है। घटना के दोषियों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इस दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बालिका के पैदा होने से लेकर उसकी पढ़ाई और शादी होने तक सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। प्रत्येक बालिका का अधिकार है कि उसकी क्षमता के विकास का पूरा मौका मिले। इससे देवभूमि देवियों की भूमि भी कहलाएगी। कार्यक्रम में सचिव हरीश चंद्र सेमवाल, अपर सचिव प्रशांत आर्य, सांस्कृतिक निदेशक बीना भट्ट आदि उपस्थित थे। ब्रिटिश काल में 1862 से आजाद भारत में 1961 तक उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल से 3 दिनों तक पूरी सरकार का संचालन होगा। इस दौरान राज्य को 2025 तक मॉडल स्टेट बनाने के लिए विचार विमर्श कर विकास का रोडमैप तैयार किया जाएगा। बैठक 6 से 8 अक्टूबर तक प्रस्तावित है। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी व सीईओ अमिताभ कांत के भी शामिल होने की संभावना है। जिला व पुलिस प्रशासन ने इस मंथन की व्यवस्थाओं तथा सुरक्षा व्यवस्था चार्ट चौबंद बनाने का प्लान तैयार करना आरंभ कर दिया है। पहले ये मंथन रामनगर में होना था, अब नैनीताल में होना निश्चित हुआ है। भाजपा सरकार के सामने समिति वित्तीय संसाधनों के बीच राजस्व बढ़ाने की बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान साफ कर चुके हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सार्वजनिक कार्यक्रमों में बार बार कह चुके हैं कि राज्य सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने को प्रतिबद्ध है। अब सरकार की मंशा के अनुसार शासन ने नैनीताल में 6 से 8 अक्टूबर तक विचार विमर्श के आयोजन का निर्णय लिया है। सचिव मुख्यमंत्री व नियोजक सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि 3 दिन तक होने वाली मंथन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रीगण, सचिव, विभागाध्यक्ष शामिल होंगे। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने बताया कि नैनीताल में 6 से 8 अक्टूबर तक मंथन कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं, जो उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में होगी। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि मंगलवार को डीजीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा भी कर रहे हैं।
माँ तो माँ है, फिर भला वो अपने जिगर के टुकड़े को कैसे भूल सकती है। अंकिता भंडारी की माँ सोनी देवी बार बार बेसुध हो रही हैं और कहती हैं मेरी अंकिता जल्दी आएगी, लेकिन उस माँ को कोई कैसे समझाए कि अब उनकी लाडली इस दुनिया में नहीं रही। गम और नम आंखों के बीच ये हालात हत्याओं की भेंट चढ़ चुकी अंकिता के घर के हैं। माँ इतना भर कहते ही कभी उसकी राह देखने लगती है तो कभी भरे गले से कहती है कि बेटी के हत्यारे को फांसी दो, ताकि फिर किसी और की बेटी के साथ एहसान ना हो। यमकेश्वर क्षेत्र के गंगा भोगपुर स्थित वनतारा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता को 18 सितंबर को रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्या, मैनेजर अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर की मदद से चीला नहर में डुबोकर मार डाला था। तब से अंकिता की मां सदमे में है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वनंतरा रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाने की अनुमति से जिला प्रशासन इनकार कर रहा है। ऐसे में ये जांच का विषय है कि बुलडोजर किसने चलवाया। अंकिता हत्याकांड में विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से भाजपा और राज्य सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि ये समय राजनीति का नहीं जबकि गहन चिंतन का है। ऐसे प्रकरणों में राजनीति नहीं की जानी चाहिए बल्कि विचार किया जाना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं कैसे रुकेंगी। उन्होंने कहा कि यमकेश्वर के गंगा भोगपुर में रिसोर्ट बनाने वालों की मंशा ही गलत थी। अकेली लड़की कई दिन तक वहां रही और उसके साथ जो हुआ वह सभी जानते हैं। हम चाहते हैं कि बेटियां बाहर निकले और आत्मनिर्भर बने, मगर दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं चिंता बढ़ा देती हैं। करीब एक सप्ताह तक चला वर्षा का दौर फिलहाल थम गया है। प्रदेश भर के अधिकतर क्षेत्रों में दिन भर धूप खिलती हुई नजर आ रही है। आने वाले 2 दिन वर्षा से राहत रहेगी और अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिल सकती है। केवल ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। उत्तरकाशी में धराशु यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कल्याणी के पास अवरुद्ध है, जबकि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हेलगू गाड़वा सुनगर के बीच भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है। दोनों स्थानों पर राजमार्ग को खोलने का कार्य चल रहा है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के आज सुचारू होने की उम्मीद है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनगर और हेलुगाड़ के बीच भूस्खलन जोन नासूर बन गया है। वहीं रविवार और सोमवार को लगातार भूस्खलन होता रहा। दोनों दिन वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से अवरुद्ध रही। इस दौरान एक भी तीर्थयात्री गंगोत्री धाम नहीं कर सका। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने कहा कि मंगलवार को जब भूस्खलन रुक गया है तभी गंगोत्री धाम की यात्रा और हर्षिल घाटी के आवाजाही शुरू हो पाएगी। उन्होंने कहा कि गंगोत्री की ओर कोई भी तीर्थयात्री नहीं फंसे हैं। गत शनिवार की दोपहर की वर्षा और लगातार होते भूस्खलन के कारण 2 दिन के लिए इस पर रोक लगा दी थी। उन्होंने बताया कि सोमवार की शाम को कुछ देर के लिए भूस्खलन रुका। इस बीच बीआरओ ने मार्ग खोलने की कार्रवाई शुरू की। मार्ग सुचारू होने की स्थिति में था, लेकिन फिर से भूस्खलन शुरू हो गया। वहीं देहरादून जिले के चक्रता क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। देर रात करीब 9:30 बजे से देहरादून समेत अन्य जिलों में हुई मूसलाधार वर्षा को देखते हुए देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका ने सभी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में सोमवार को अवकाश घोषित कर दिया था। सिंचाई विभाग ने लंबी कसरत के बाद 17 अहम कामों से जुड़े प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिए हैं। बाढ़ सुरक्षा, गुल और नहर की मरम्मत के अलावा नए निर्माण से जुड़े काम भी इसमें शामिल हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए करीब 40 करोड़ रुपए के बजट की जरूरत है। हल्द्वानी भीमताल से लेकर जिले के सबसे दुर्गम ब्लॉक ओखला कांड के गांव तक इन पैसों से काम किया जाएगा ताकि काश्तकारों की परेशानी हल हो सके। सिंचाई विभाग की हल्द्वानी डिवीजन के पास मैदान से लेकर पर्वतीय विकासखंड से जुड़ा लंबा क्षेत्र है। शासन को भेजे प्रस्ताव में कहा गया कि ओखला कांडा ब्लॉक से जुड़े मामलों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हिस्सा बनाया गया है। किसानों के लिए बनी ये योजनाएं पहाड़ से पलायन को कम करने में भी फायदेमंद साबित होंगी। वहीं काठ गोदाम बैराज से गोलापार क्षेत्र को पानी की सिंचाई होती है।
मगर पिछले साल अक्टूबर में आई आपदा की वजह से मुख्य नहर समेत अन्य भी क्षतिग्रस्त हुई, जिस वजह से खेतों को सींचने में परेशानी का सामना करना पड़ा। शासन को भेजे पत्र में विभाग ने कहा कि स्थानीय स्तर पर काश्तकारों से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पूर्व में सिंचाई से जुड़े इन मामलों को लेकर आंदोलन कर चुके हैं, लिहाजा महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर काम करना जरूरी है। मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग संजय शुक्ल ने बताया कि नहर गुलो व बाढ़ सुरक्षा से जुड़े कामों के प्रस्ताव बनाकर वित्तीय स्वीकृति के लिए शासन को भेज दिए गए। बजट उपलब्धता के हिसाब से धरातल पर कामों को शुरू भी करवाया जाएगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विधानसभा सचिवालय में हुए भर्ती घपले में निरस्त की गई 228 नियुक्तियों के मामले में विधानसभा ने अब संबंधित कार्मिकों की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इस कड़ी में 40 कार्मिकों की सेवा समाप्ति के आदेश जारी कर दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने इसकी पुष्टि की है। विधानसभा में हुई नियुक्तियों का मामला तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर इसकी जांच कराने और विवादित नियुक्तियों को निरस्त करने का आग्रह किया था। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने जांच के लिए सेवानिवृत्त आईएएस के कोटिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति गठित की। समिति से 22 सितंबर को जांच रिपोर्ट मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने अगले दिन विधानसभा में हुई 228 तथार्थ नियुक्तियों को निरस्त करने का ऐलान किया। इनमें वर्ष 2016 की 150, वर्ष 2020 की 6 और वर्ष 2021 की 72 नियुक्तियां शामिल हैं। बताया गया कि समिति ने जांच में पाया कि नियुक्तियों में नियम कानून का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा विधानसभा में उपनल के माध्यम से रखे गए 22 आउटसोर्स कर्मियों को भी उपनल को वापस लौटा दिया गया था। साथ ही सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल को निलंबित कर दिया गया था। विधानसभा अध्यक्ष ने निरस्त की गई नियुक्तियों के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया। मुख्यमंत्री ने 23 सितंबर की रात ही इसे अनुमोदित कर दिया था। शासन की ओर से विधानसभा को इस बारे में सूचित किया गया। अब इस मामले में विधानसभा सचिवालय द्वारा संबंधित कार्मिकों को सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए जा रहे हैं। वहीं 40 आदेश जारी किए गए हैं, जिन्हें मार्शल के माध्यम से संबंधित कर्मियों को हस्तगत कराया गया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार और बुधवार तक निरस्त की गई शेष नियुक्तियों के संबंध में भी आदेश जारी कर दिए जाएंगे। रायपुर थाना पुलिस ने 3 ऐसे युवकों को पकड़ा है जो महंगी बाइक व स्कूटर चलाने का शौक पूरा करने के लिए 2 पहिया वाहन चोरी कर रहे थे। एक वाहन से मन भर जाने के बाद आरोपित उसे जंगल में छिपा देते और दूसरी बाइक या स्कूटर चोरी कर लेते थे। पुलिस ने आरोपितों से चोरी की 3 स्कूटी और 5 बाइक बरामद की है। इनमें 3 बाइक का आरोपित वर्तमान में इस्तेमाल कर रहे थे। अन्य 3 स्कूटी और 2 बाइक उन्होंने दून के बालावाला में जंगल में छिपा रखी थी। वाहन चोर गिरोह के तीनों आरोपित सदस्य मूल रूप से उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता में बताया कि इसी 14 अगस्त को रायपुर के तुनवाला से प्रदीप शर्मा ने 21 अगस्त को सुंदरवाला से असलम सैफी और 20 सितंबर को ज्योतिर्मय एंक्लेव तुनवाला से प्रवीण कुमार की बाइक चोरी हुई। लगातार हो रही वाहन चोरी को देखते हुए रायपुर थाना अध्यक्ष मनमोहन सिंह नेगी ने अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर एसएसआई आशित रावत को जांच सौंपी थी। पुलिस ने घटनास्थलों के आसपास लगे 70 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इनमें 3 वाहन, समान हुलिये और चेहरे वाले 3 युवक चोरी करते देखे।
सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और चोरी किए गए वाहनों के नंबर के आधार पर पुलिस उन तक पहुंच गई। 25 सितंबर की रात तीनों आरोपितों को उत्तरकाशी में बंदरकोट तिराहे पर निर्माणाधीन कॉलेज के पास दबोच लिया गया। उस वक्त आरोपित चोरी की बाइकों से कहीं जा रहे थे। आरोपितों की पहचान सोमेश कुमार, परमवीर और आयुष निवासी गढ़ ग्राम बोन उत्तरकाशी के रूप में हुई है। मुस्लिम युवक ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कैंट क्षेत्र के एक नाबालिग से पहले दोस्ती की। पार्टी के बहाने उसे अपने दोस्त के कमरे में बुलाया और दुष्कर्म किया। आरोपित ने उसकी वीडियो भी बना ली और ब्लैकमेल कर बार बार दुष्कर्म करता रहा। नाबालिग को अब पता चला कि आरोपित मुस्लिम है। इस मामले में कैंट कोतवाली पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एक युवती ने बताया कि उसकी नाबालिग बहन की 1 साल से एक युवक के साथ दोस्ती थी। आरोपित ने अपना नाम कबीर भाटी बताया था। एक दिन आरोपित ने नाबालिग को पार्टी के बहाने अपने दोस्त के कमरे में बुलाया और दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपित ने उसकी वीडियो बना ली और धमकी दी कि अगर ये बात किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा। आरोपित ने उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया। जब नाबालिग को पता चला कि वह मुस्लिम है तो उसने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। आरोपित ने उसे धमकी दी कि यदि धर्म परिवर्तन नहीं किया तो वह उसे जान से मार देगा। वही 19 सितंबर 2022 को आरोपित ने नाबालिग के कमरे में आकर जबरदस्ती करने का प्रयास किया और विरोध करने पर चाकू से हमला कर जान से मारने की कोशिश की। आरोपित ने 24 सितंबर को कुछ वीडियो उसकी बड़ी बहन को भेजी और कहा कि उसके साथ बुरा होने वाला है। इंस्पेक्टर कैंट कोतवाली राजेंद्र सिंह को जब बताया गया कि किशोरी की बहन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया, आरोपित की फिलहाल तलाश की जा रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने न्यायालय से अनुरोध किया है कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया जाए। मुख्यमंत्री सचिवालय में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भी गुनाहगार है उन्हें तत्काल सजा मिले। इस मामले में कानूनी कार्रवाई भविष्य के लिए नजीर बननी चाहिए ताकि सभी बेटियां और बहनें उत्तराखंड में सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इस तरह की घटना सहन करने योग्य नहीं है। दोषियों को कठोर से कठोर सजा के लिए हमने कोर्ट से अनुरोध किया है। एसआईटी सभी पहलुओं को देख रही है। टीम ने धीरे धीरे साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। सारे साक्ष्य न्यायालय के सामने रखे जाएंगे, केस को मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अंकिता के पिता का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने दुख के समय भी सभी लोगों से अपील करके जाम खुलवाया, बेटी की अंत्येष्टि कराई। कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है, हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आने वाले लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए, साथ ही स्थानीय लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं। कहा कि कई जगह लोगों की आवाजाही पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अब हर महीने का कैलेंडर बनाएंगे और निगरानी करेंगे। प्रदेश में होटल, रिजॉर्ट और गेस्ट हाउस में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्यटन विभाग की ओर से सख्त नियमावली बनाई जाएगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे को नियमावली बनाने के निर्देश दिए हैं। महाराज ने कहा कि अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए सरकार की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। होटल, रिजॉर्ट व गेस्ट हाउस में काम करने वाली बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए पर्यटन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए सख्त नियमावली बनाई जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत आज दोपहर अंकिता भंडारी के परिजनों से मिलने गांव पहुंचे। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया। वहीं ग्रामीणों ने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। हरीश रावत ने कहा कि अंकिता पूरे प्रदेश की बेटी थी, उससे न्याय जरूर मिलेगा, आरोपियों को सजा जरूर होगी, उन्हें विश्वास है। उन्होंने कहा कि कुछ सत्ताधारी नेताओं की शह पर पहाड़ की भोली भाली बच्चियों को देह व्यापार में धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। ये बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं। मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कहा कि वह और उनकी पार्टी इस लड़ाई को हर स्तर पर लड़ने को तैयार हैं। अंकिता की मां सोनी देवी के स्वास्थ्य को देखते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में उन्हें भर्ती कराया गया। मेडिकल कॉलेज से समुद्र बेस अस्पताल के कार्यवाहक चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि सोनी देवी घबराहट और बेचैनी की शिकायत कर रही थी, इसीलिए उन्हें शाम 4 बजे बेस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कर दिया गया था।
वहीं 9:30 बजे उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया, लेकिन आने के बाद सुबह फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने घर पर आकर उनकी जांच की। अंकिता हत्याकांड के विरोध में पूरे चमोली जिले में बंद का आह्वान किया गया था। वहीं गोपेश्वर व्यापार संघ की ओर से जिले के सभी व्यापार संघों से इसमें समर्थन मांगा गया। इसके साथ ही चक्का जाम का ऐलान किया गया। वहीं आज गोपेश्वर बाजार बंद रखा गया। वहीं देहरादून में भी युवाओं ने प्रदर्शन किया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अंकिता हत्याकांड में कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण महरा व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस को एसआईटी पर भरोसा नहीं, सरकार मामले की पूरी जांच सीबीआई से कराए। उन्होंने कहा कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की ओर से जिस वीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाने की बात अंकिता की चैट में सामने आई, सरकार 24 घंटे के भीतर उस वीआईपी का नाम भी सामने लाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस रिजॉर्ट पे घटना हुई वहां कई वीआईपी आते जाते थे, सरकार उनके नाम उजागर करे। पटवारी की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए। कहा जब पटवारी को अंकिता की गुमशुदगी की खबर मिल चुकी थी तो उसके बाद अचानक उसके छुट्टी पर जाने से उसकी भूमिका पर संदेह के घेरे में है। उत्तराखंड पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। कहा कि घटना के बाद डीजीपी आरोपी के पिता से खड़े होकर हाथ मिलाते हैं, ऐसे में निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पार्टी पीड़ित परिजनों के संपर्क में है, जो भी मदद उन्हें चाहिए होगी कांग्रेस पार्टी हर संभव सहायता उन्हें उपलब्ध कराएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर के मुताबिक शाम 5:50 पर 550 मतदाता नारसन के ब्लॉक के नगला इमारती बूथ पर वोटिंग के लिए अंदर थे, इसीलिए उनका वोट कराया गया। जिले का औसतन मतदान 88% है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगला इमारती की वोटिंग को जोड़ने के बाद संभवतः मतदाता प्रतिशत फीसदी तक रहा। कुल मतदान का आंकड़ा देर रात कल जारी किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि सभी 6 ब्लॉक में दोपहर 4 बजे तक मतदान हो चुका है। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक ढंग से चल रही है। मतदाताओं की भीड़ होने के चलते तय समय से ज्यादा देर तक वोट जारी है। मुख्य विकास अधिकारी व उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। सभी 6 ब्लॉक में दोपहर 2 बजे तक कुल 40.52% मतदान हो चुका है। रुड़की ब्लॉक के भंगेड़ी महावतपुर में पंचायत घर में बनाए गए पोलिंग बूथ पर लोगों ने हंगामा कर दिया। इस दौरान लोगों ने एक पार्टी के प्रत्याशी पर बिना कार्ड के एजेंट को अंदर दाखिल करने का आरोप लगाया। कुछ लोगों ने वोटिंग में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया। मतदान केंद्रों पर लगी भीड़ से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों ने चुनाव को लेकर कितना उत्साह है। वहीं कई केंद्रों पर बुजुर्ग और बीमार लोग भी वोट डालने पहुंचे। एक तरफ जहां मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ उमड़ी है, वहीं रायसी में 2 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिसमें अभी तक केवल 10% ही मतदान हो पाया है। रुड़की के बोलो के बहरमपुर शंकरपुरी गांव में मतदान केंद्र के सामने रात हुई बारिश के कारण पानी भर गया। वोट डालने के लिए आने वाले ग्रामीणों को जूते चप्पल निकालकर मतदान केंद्रों तक जाना पड़ रहा है। बहुत से बुजुर्ग और महिलाएं बेबस होकर केंद्र के बाहर खड़े रहकर पानी उतरने का इंतजार करते दिखे।
अल्मोड़ा जिले की 6 महिला उद्यमियों को देहरादून में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बेहतर कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य उद्यान अधिकारी सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में जिले के खतियाड़ी निवासी मोन पालक कमला भंडारी, टमटा मोहल्ला निवासी मशरूम उत्पादक नमिता, टमटा गुना निवासी पुष्प उत्पादक सुधा गुणवंत, चिलियानोला रानी खेत निवासी खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी दीप्ति अग्रवाल, लखनाड़ी निवासी सब्जी उत्पादक जयंती नाथ, टकोली निवासी सब्जी उत्पादक शांति देवी को सम्मानित किया गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने महिला उद्यमियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया। कमला भंडारी ने मोन पालन संबंधी अनुभव साझा किया। नमिता टमटा ने मेडिसिनल मशरूम उत्पादन संबंधी अनुभव साझा किए। वहीं सुधा गुणवंत ने सब्जी फल उत्पादन, उससे निर्मित खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण और विपणन से जुड़े अनुभवों को साझा किया। सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की सीटें बढ़ाने की मांग के लिए एनएसआईयू कार्यकर्ताओं ने कॉलेज गेट पर तालाबंदी कर दी। उन्होंने प्राध्यापकों को कॉलेज गेट पर ही रोक दिया। इस कारण कॉलेज में कक्षाएं संचालित नहीं हो सकी। गेट पर रोकने के विरोध में प्रधानाध्यापकों की एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से कहासुनी हो गई। कॉलेज प्रशासन ने भी एनएसयूआई के बगैर पूर्व सूचना के धरना देने पर नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान कॉलेज गेट पर पुलिस फोर्स तैनात रहा। वहीं रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में 3 सांख्यों के प्रथम सेमेस्टर की सभी 2060 सीटें फुल हो चुकी हैं, जिस कारण छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। सीटें बढ़ाने की मांग के लिए सुबह करीब 9 बजे एनएसयूआई कार्यकर्ता कॉलेज गेट पर तालाबंदी कर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि कॉलेज में सीटें बढ़ाई जाएं या संध्याकालीन कक्षाएं शुरू की जाएं। कार्यकर्ताओं ने प्रधानाध्यापकों को कॉलेज गेट पर रोक दिया। धरना शुरू होने से पहले कॉलेज परिसर पर पहुंचे बीएड व अन्य स्ववित्त पोषित संस्थाओं में ही कक्षाएं चली, जबकि प्राध्यापक डॉक्टर AK पालीवाल, डॉक्टर PC सोयाल, डॉक्टर मनोज पांडे, डॉक्टर रीनू रानी, डॉक्टर विवेकानंद पाठक आदि गेट पर खड़े रहे। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद सीटें नहीं बढ़ाई जा रही हैं, इस कारण छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सीटें बढ़ाने या संध्याकालीन कक्षाएं शुरू करने का आदेश नहीं जारी होगा, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। वहीं समाचार लिखे जाने तक धरना जारी था। वहीं प्रदर्शन करने वालों में मानवेंद्र सिंह, आकाश बटला, संदीप कौर, दीक्षा यादव, मीनू, बॉबी गुप्ता, गौरव शुक्ला, समी खान, नाजिश, अंकुश गुंबर, अंग्रेज सिंह, अमन दुबे आदि शामिल हैं। उत्तराखंड में बारिश थमने के बाद आज पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम साफ बना हुआ है। गंगोत्री हाई हेलगू गार्ड में यातायात खोल दिया गया है, जबकि यमुनोत्री हाईवे कल्याणी के पास अभी बंद है। वहीं मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू हेलीकॉप्टर से सुबह 7:45 बजे हेमकुंड साहिब पहुंचे। यहां वे यात्रा मार्ग पर सुलभ शौचालय, रेलिंग, निर्माणाधीन हेलीपैड के साथ ही अन्य निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। 10:30 बजे तक हेमकुंड साहिब मार्ग का निरीक्षण करने के बाद वे बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुए। बद्रीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं के साथ ही मास्टर प्लान के कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही देश के अंतिम गांव माड़ा के भ्रमण पर भी जाएंगे। मुख्य सचिव के साथ चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना भी मौजूद रहेंगे। हेमकुंड साहिब के आस्था पथ पर अटलाकुड़ी में निर्मित रेस्क्यू हेलीपैड पर सोमवार को हेलीपैड लोडिंग का ट्रायल भी सफल रहा। वहीं मंगलवार को मुख्य सचिव SS संधू हेमकुंड साहिब पहुंचे और यहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। हेमकुंड साहिब के 15 किलोमीटर पैदल रास्ते पर हेमकुंड साहिब के समीप अटलाकुड़ी पर लोनिवी की ओर से हेलीपैड का निर्माण किया गया। इसके निर्माण पर शासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था। वहीं सोमवार को हेलीकॉप्टर ने हेमकुंड के रेस्क्यू हेलीपैड पर लैंडिंग के तौर पर गोविंद घाट और कंजिला हेलीपैड से करीब 4 बार लैंडिंग की। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सफल ट्रायल होने की पुष्टि की। हेमकुंड मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि हेमकुंड साहिब के पास निर्मित हेलीपैड सिर्फ रेस्क्यू के लिए उपयोग में लाया जाएगा। हेलीपैड का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।